हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका केसरवानी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सपोर्ट टू लर्न। आप लोगों का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन रिवर सिस्टम। इस वीडियो में हम भारत की सभी प्रमुख नदियों एवं उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे और हम इसे मैप के थ्रू समझेंगे ताकि हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम भारत की नदियों को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पहला भाग है, और दूसरा भाग है पेनिनसुला रिवर, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय का अर्थ है कि यहाँ तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरेबियन सी, पूर्व में बे ऑफ बंगाल एंड दक्षिण में हिंद महासागर, जिसकी वजह से इसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बोले या दक्षिण भारत की नदियाँ बोले, दोनों एक ही बात है। आज के हम इस वीडियो में हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हिमालय से जिनका ओरिजिनेट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय की जो मुख्य नदियाँ हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे वो हैं इंडस रिवर, मतलब सिंधु नदी, गंगा नदी एंड ब्रह्मपुत्र नदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का जो ओरिजिन है वो है सिंगी खंबाब ग्लेशियर इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक, मतलब कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट, सिंगी खंबाब, इसको सानो ख्याबाब भी कहते हैं, सिन का बाब भी कहते हैं, ग्लेशियर से निकलती है और फिर भारत से होते हुए भारत में ये एंटर करती है और पाकिस्तान में, मतलब पूरा पाकिस्तान कवर करती है और फिर यहाँ अरब सागर में अपना जल गिराती है। सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है, लेकिन एनसीईआरटी में 2880 किलोमीटर दिया रहता है, इसीलिए मैंने दोनों ही यहाँ पे लिख दिया है। एग्ज़ाम में दोनों में से तो दोनों तो आएगा नहीं, दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो आप दोनों ही ध्यान रखिएगा। और सिंधु नदी लॉन्गेस्ट एंड नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे लंबी और वहाँ की नेशनल रिवर है। ठीक है, तो हम ट्रिब्यूटरीज को पढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये है सिंधु नदी, जिसका जो उद्गम है वो तिब्बत के मानसरोवर लेक के निकट सिन का बाब, या इसको सिंगी खंबाब ग्लेशियर भी कहते हैं, वहाँ से होता है। और फिर सिंधु नदी इंडिया में एंटर करती है, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। अब हम देखेंगे ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, मतलब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। सिंधु नदी की वैसे तो बहुत सारी सहायक नदी हैं, लेकिन जो मेन है वो है 5। देयर आर 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज। तो पहली है झेलम नदी, फिर है चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी एंड सतलज नदी। ये पांचों सिंधु नदी की मेन सहायक नदियां हैं, जिनसे ही मतलब एग्ज़ाम में मोस्टली इन्हीं नदियों से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इनका उद्गम कहाँ से होता है। झेलम नदी का उद्गम, मैंने सारे उद्गम लिखे हैं क्योंकि पेपर में इन लोगों का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है ये अक्सर पूछ लेता है। तो झेलम नदी लेह से बेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है, जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, ये आप देख लीजिए, झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर में बेरीनाग के पास शेषनाग झील है, वहाँ से निकलती है और फिर आगे जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। ये है चिनाब नदी, जहाँ पे झेलम नदी मिल जा रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चिनाब नदी बारालाचा पास, मतलब बारालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। आप इसको भी मैप में देखिए, यह है चिनाब नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा के पास से निकलती है। फिर है, यहीं पे हम देख लेते हैं रावी नदी और ब्यास नदी दोनों का उद्गम एक ही जगह से है, रोहतांग दर्रा से। दोनों हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती हैं। ब्यास नदी रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से निकलती है, और सतलज नदी ही एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं बल्कि भारत के मतलब तिब्बत में मानसरोवर लेक के निकट राकस ताल है यहाँ पे, वहाँ से सतलज नदी निकलती है। बाकी इंडस नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो ये पांचों में, बाकी चारों ऐसी नदियाँ हैं जो कि भारत में निकलती हैं और पाकिस्तान में मिलती हैं। उसमें भी एक नदी है ब्यास, जिसका उद्गम भी इंडिया में होता है, और ये सतलज नदी को इंडिया में ही मिल जाती है, पंजाब में। ठीक है,
और उसके बाद हम देखेंगे कि इस प्रकार हमने देखा कि सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ हैं जो कि तिब्बत से निकलती है। पहली हो गई हमारी सिंधु नदी, जो कि मानसरोवर लेक के पास से सिनकाबाब ग्लेशियर से निकलती है, और दूसरी हो गई सतलज नदी, वो भी मानसरोवर लेक के पास राकसताल लेक से निकलती है। ठीक है, इस तरह से हमने सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज को जान लिया। सिंधु नदी की और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, अन्य सहायक नदियाँ, उनमें जैसे जस्कर है और श्योक है, गिलगित है, मिठानकोट है, काबुल, कुर्रम, गोलम, जोब, ये सारी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। लेकिन जो मेन है वो मैंने इसमें बता दिया आप लोगों को। और सिंधु नदी से रिलेटेड एक करंट क्वेश्चन भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अभी न्यूज़ में था कि 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज फर्स्ट जल विद्युत परियोजना का निर्माण सतलज नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश पर है, वहाँ किया गया है। और 4 नवंबर को मंत्रिमंडल ने इसके लिए 1810 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए, ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी में झेलम नदी, फिर चिनाब, रावी, ब्यास नदी, और ये है सतलज। ये सारी नदी आके मिल जाती हैं, और जहाँ पे ये मिलती हैं उसको कहते हैं पंचगढ़। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और फिर ये पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में अपना जल गिरा देती हैं। इस प्रकार से हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ने के लिए मैं बताना चाहूँगी कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है, लेकिन जब गंगा नदी वहाँ से निकलती है तो उसका नाम गंगा नहीं बल्कि भागीरथी रहता है। गंगा कैसे पड़ता है? जब भागीरथी नदी यहाँ से बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपस में देवप्रयाग में मिलती हैं, तो वहाँ से फिर ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। ये पांचों जो प्रयाग हैं, पंच प्रयाग, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप इसको भी एक बार देख लीजिए। बद्रीनाथ के पास सतोपंथ है, सतोपंथ ग्लेशियर, जहाँ से अलकनंदा या उसको विष्णु गंगा भी बोलते हैं, वहाँ से नदी निकलती है। और यहाँ पे मिलाम ग्लेशियर है, जहाँ से थौली गंगा नदी निकलती है और विष्णु प्रयाग में आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, फिर अलकनंदा नदी के नाम से आगे बढ़ती है, और फिर वहाँ पे एक नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी में आके मिल जाती है। फिर अलकनंदा नदी में पिंडार नदी, यहाँ पे पिंडार लिखा है, पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, जहाँ पे केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आके रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। और फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, गंगोत्री से भागीरथी नदी आके देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है, और वहाँ से इन दोनों नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये यमुनोत्री है, जहाँ से यमुना नदी का उद्गम स्थल है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि विष्णु प्रयाग में कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं, नंद प्रयाग में कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं, तो इसीलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा एंड थौली गंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी एंड अलकनंदा। देखिए, अलकनंदा को विष्णु गंगा कहते हैं, अलकनंदा सब में कॉमन है, तो ये तो आप याद कर लीजिए। उसके बाद विष्णु प्रयाग में थौली गंगा है जो मिलती है, नंद प्रयाग में नंद से नंदाकिनी हो गई, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी, ठीक है, और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी। तो आप इसको तो अच्छे से याद रख सकते हैं। रुद्र मतलब भगवान शिव शंकर, और मंदाकिनी केदारनाथ में मंदाकिनी नदी, ठीक है, और देवप्रयाग में अलकनंदा में भागीरथी नदी आके मिल जाती है, जिससे गंगा नदी के नाम से ये जानी जाती है। फिर है, अब हम देखेंगे गंगा नदी का ओरिजिन हमने देख लिया है, गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। उसके बाद इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है। ये है गंगा नदी, जो कि देखिए देवप्रयाग से निकल रही है, और फिर ये यहाँ पे होते हुए बांग्लादेश जाएगी, और बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। गंगा नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं वो भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज भी कहते हैं, और वाराणसी, पटना। गंगा नदी यहाँ पे पश्चिम बंगाल में
फरक्का बैराज के पास 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। तो उसकी जो एक शाखा तो बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी पश्चिम बंगाल में कोलकाता की ओर चली जाती है। इसीलिए तब उसको वहाँ पे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है और हुगली नदी के किनारे ही कलकत्ता शहर बसा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी मैंने मैप लिया है, यहाँ पे आप अच्छे से देख पाएंगे ये गंगा नदी है। गंगा नदी यहाँ पे फरक्का बैराज है, जहाँ पे गंगा नदी पश्चिम बंगाल में 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक का नाम पड़ जाता है हुगली नदी और दूसरी जो है बांग्लादेश में चली जाती है और पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी का नाम भारत में गंगा है, लेकिन बांग्लादेश में गंगा नदी के नाम से नहीं बल्कि पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली नदी, इसी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। फिर ये भी बांग्लादेश में जाकर अपना बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। ठीक है, अब हम ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा देखते हैं। तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हम उनको 2 पार्ट में पढ़ेंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, सॉरी RIGHT, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो पहले हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा, ये इम्पॉर्टेंट नदियां हैं जो कि गंगा नदी को लेफ्ट से ज्वाइन करती हैं। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में यमुना, सोन, तामस, पुनपुन और भी नदियां हैं, लेकिन ये चारों राइट बैंक की मतलब इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, अब हम मैप में देखते हैं। ये है गंगा रिवर, आपको दिख रही है एकदम डार्क ब्लू लाइन में। तो सबसे पहले, जैसा कि आपने अभी पढ़ा है, सबसे पहले रामगंगा, ये रामगंगा नदी, ये नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, ये रामगंगा नदी है। फिर है गोमती, उसके बाद है घाघरा। घाघरा नदी में भी 2 नदियाँ, चंदा और भागा करके 2 नदियाँ मिलती हैं। उसके बाद इसका नाम घाघरा जाना जाता है, जो कि गंगा नदी पे आके मिल जाती है। फिर है गंडक, ये है गंडक, आप देख सकते हैं। उसके बाद है कोसी नदी, और ये सारी नदियाँ गंगा में, ये गंगा नदी डार्क ब्लू लाइन में, इसमें आके मिल जाती हैं। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब हम देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो राइट बैंक में यमुना, सोन, तामस और पुनपुन है। आपको पता होगा कि यमुना गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये हो गई यमुना। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और ये है सोन, तामस और यहीं पे है पुनपुन। ठीक है, तो यमुना इलाहाबाद में गंगा नदी में आके मिलती है, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, और जो तामस नदी है वो उत्तर प्रदेश में सिरसा एक जगह है जहाँ पे मिलती है गंगा नदी में। ठीक है, और सोन नदी पटना, बिहार में पटना ज़िले में गंगा नदी में मिलती है। और यहीं इसी के पास से पुनपुन नदी भी है, जो कि पटना में ही फतुहा करके एक जगह है, वहाँ पे गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा भी। अब नेक्स्ट है यमुना रिवर सिस्टम। तो यमुना नदी से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको भी ले लिया है। यमुना नदी की जो लंबाई है वो है 1376 किलोमीटर। ओके, यमुना नदी जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन राज्यों से होकर बहती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में खाली ये बॉर्डर शेयर करती है बस। मेनली तो ये उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बहती है। यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। यमुना की जो मेजर सहायक नदियाँ हैं वो हैं चंबल नदी, ठीक है, सिंध, बेतवा, केन। और यमुना नदी जहाँ से निकलती है, मतलब यमुनोत्री से वहीं ऊपर ही एक टोंस नदी है जो उसको ज्वाइन करती है। तो ये सारी नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं और एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। इस बार ही यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था, यमुना की सहायक नदियों को ऑर्डर में लगाना था, टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखिएगा।
अब नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इसका जो ओरिजिन है ब्रह्मपुत्र नदी का वो है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक। ब्रह्मपुत्र नदी चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से, जो कि मानसरोवर लेक के पास है, वहाँ से निकलती है। तिब्बत में आपको पता होगा इन तिब्बत रिवर नोन एज सांगपो, पूरा नाम है यालुंग सांगपो, लेकिन सांगपो मेन है, उसके नाम से ये जानी जाती है। फिर ये इंटर करती है इंडिया में थ्रू अरुणाचल प्रदेश विद द नेम सियांग रिवर। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती तब इसका नाम सियांग, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्लेन्स में बहती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। और दिहांग नदी में दिबांग और लोहित दो सहायक नदियाँ आपस में मिलती हैं असम में, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पहले से ब्रह्मपुत्र नहीं था। और नेक्स्ट है कि जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना है। तो आपने देखा कि जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से स्टार्ट हुई थी तब उसका नाम सांगपो था, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करी तब इसका नाम सियांग, जब प्लेन्स में बहना स्टार्ट करी तब इसका नाम दिहांग, उसके बाद दिहांग में दिबांग और लोहित सहायक नदियाँ आपस में आके जुड़ी, तीनों नदियाँ, तो इसका नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र। और फिर जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती तो इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पद्मा कौन, गंगा नदी, और जमुना ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदी आपस में मिलती हैं तो मेघना नदी आगे बहती है, मेघना नाम पड़ जाता है इनका, और फिर ये अपना जल बे ऑफ बंगाल मीन्स बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। मैप के थ्रू भी आप देख सकते हैं, देखिए ये तिब्बत है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। उसके बाद यहाँ पे लोहित नदी और दिहांग नदी इसमें आके मिलती है, और फिर असम, देखिए ये असम रीजन है जहाँ पे इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, और फिर ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम जमुना पड़ता है। जमुना और पद्मा आपस में मिलती है तो नाम मेघना पड़ता है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती हैं। अब हम अगर इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। सहायक नदियों में जो मेन नदियाँ हैं वो है दिबांग, लोहित, जिनके मिलने से इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा, तिस्ता, सुबनसिरी, मानस, और बराक और धनसिरी भी है। ठीक है, तो तिस्ता नदी, यहाँ तिस्ता नदी को आप देख सकते हैं। तिस्ता नदी ऐसी नदी है जो ब्रह्मपुत्र में भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश में जाके मिलती है। तिस्ता नदी का मतलब ज़्यादातर जल तो इंडिया में रहता है, लेकिन ये मिलती ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में है ब्रह्मपुत्र से। और मानस नदी है, ये नदी, यहाँ पे नदी का नाम नहीं लिखा, ये सुबनसिरी नदी है, ये है लोहित, ये है बराक। ठीक है, ये सब हो गई ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। तो इस तरह से हमने तीनों नदियों को अच्छे से पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।